हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम ऑन आवर चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है बैंकिंग एंड बैंकिंग लॉ का। तो यहाँ पर हमने बैंकिंग की यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने इससे पहले 3 यूनिट यानी कि 3 जो क्लासेस है वो पहले हो चुकी है फ्रेंड्स, जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रो या फिर जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें और इसके साथ साथ आरबीआई इनको डिस्कस हमने कर लिया था उन 3 वीडियो के अंदर। अगर फ्रेंड्स आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को समझ सके। तो फ्रेंड्स, जो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं वो हमारी होने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो ओवरऑल होने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसे कौन बनाता है? आरबीआई, जो कि हमारी कंट्री का कौन है? सेंट्रल बैंक है। यानी कि जो हमारा आरबीआई है जो कि एक सेंट्रल बैंक है, जिसे हम कहें तो ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि कम्प्लीटली बैंक को रन करने, बैंक से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं उन्हें रेगुलेट करना, इन सभी का जो काम होता है वो किसका होता है? आरबीआई का होता है। और जो आरबीआई है वो हमारे अकॉर्डिंग टू एक्ट 1934 के अनुसार 1935 के अंदर आया था। और हमारे पास काफ़ी तरीके की पॉलिसी होती है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो हमारा आरबीआई बनाता है और वो इसे हर 2 से 3 मंथ के अंदर क्या करता है? रिन्यू करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसआरआर, एसएलआर, और इसके साथ साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे कहते हैं, जो कि इसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक तरह से जो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो इसके अंदर जितनी भी रेट्स आती है उसकी करंट रेट, जब करंट रेट होती है जो कि हर 2 से 3 महीने के अंदर चेंज होती रहती है, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो उन रेट को उस टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूर देख लेना, ताकि आप करंट रेट के बारे में आपको पता हो। तो चलिए अब हम मॉनेटरी पॉलिसी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो एक तरीके की पॉलिसी होती है जिसमें जो हमारा आरबीआई होता है वो एक डिसीज़न लेता है, या तो जो हमारी मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना एंड एक्सपेंड करना, कि हमारी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर अगर मनी की जो सप्लाई है, जो सर्कुलेशन है, अगर वो ज़्यादा होती है तो हम क्या चाहते हैं? उस चीज़ को कंट्रोल करना। और अगर वहीं पर ही वो कम होती है तो हम क्या चाहते हैं? उसे एक्सपेंड करना। तो इससे रिलेटेड जितने भी डिसीज़न होते हैं मनी सर्कुलेशन से, यानी कि मनी की जो सर्कुलेशन होती है उससे रिलेटेड जितने भी जो डिसीज़न होते हैं वो कौन लेता है? वो किसके अंदर डिफाइन होते हैं? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। और उसे बताता कौन है फ्रेंड्स? उसे बताता है हमारा आरबीआई, यानी कि हमारी कंट्री का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब चलिए इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं कि आखिर में मॉनेटरी पॉलिसी कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग। मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अफेक्ट द क्रेडिट फ्लो इन एन इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसे हम एक क्रेडिट पॉलिसी भी बोलते हैं। फ्रेंड, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसे क्रेडिट पॉलिसी भी बोला जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्रेडिट पॉलिसी के नेम से आता है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के नेम से आता है तो आप उसका सेम ही आंसर करके आएंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अफेक्ट करता है कि जो भी हमारी इकोनॉमी होती है उसके अंदर जितना भी क्रेडिट का फ्लो होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो वो हमारा किसके अंदर आता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू दैट पॉलिसी थ्रू विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री दैट इज आरबीआई, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर हमारी कंट्री का जो एक सेंट्रल बैंक होता है, और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, वो कंट्रोल करता है कि कितनी मनी की सप्लाई होगी, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर कितनी मनी होनी चाहिए और साथ साथ में कितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मनी की, और जो हमारी मनी होगी उसकी कॉस्ट कितनी होगी, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट होगा हमारी मनी की सप्लाई पे वो कितना होगा।
तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बताई जाती है। किस लिए? ताकि जो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, जो एक सेट ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव कर सके और जो हमारी इकोनॉमी है उसे स्टेबल रख सके। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा, अगर हमारे हाथ में पैसा ज़्यादा है तो हमारे पास परचेजिंग पावर है, और हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो इन्फ्लेशन होता है या फिर जो डिफ्लेशन होता है, इनके जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, आरबीआई क्या चाहता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, उसके अंदर किसी भी तरीके की अनस्टेबिलिटी ना हो। तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को लाया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो मनी को कंट्रोल करने और साथ साथ में मनी को एक्सपेंड करने, इन दोनों से रिलेटेड जो डिसीज़न होता है वो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर लिया जाता है। तो इसके साथ साथ अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उन टूल्स की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे टूल्स हैं जो कि हम जब मेथड की बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को मेज़र करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा मेथड्स भी लिखा आ सकता है या फिर टूल्स भी लिखा आ सकता है या फिर वेज भी लिखा आ सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली जब हम बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरीके के टूल्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। फ्रेंड्स जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। और यहीं पर ही हम जब क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है मार्जिनल रिक्रूटमेंट्स, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और लास्ट होता है मोरल सक्सेशंस। तो यानी कि जब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाली हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की, तो फ्रेंड्स जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं जो कि एक तरह से स्टैटिकल होता है, तो जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है बैंक रेट। तो फ्रेंड्स जब हम बैंक रेट की बात करते हैं तो बैंक रेट एक ऐसी रेट होती है जिसमें जो सेंट्रल बैंक है वो लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को। कौन प्रोवाइड कर रहा है? आरबीआई। किसको प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रल बैंक को। तो सेंट्रल बैंक को जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसे ही कहा जाता है बैंक रेट। और ये एक तरह का की हैंड होता है किसका? आरबीआई का, जो कि मनी को सप्लाई जब हम करते हैं तो उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ बात करते हैं बैंक रेट की, तो जो बैंक रेट जितना ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा जो बैंक रेट है, अगर वो बैंक रेट जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही कम जो अमाउंट है वो हमारे बैंक के पास बचेगा और वो लोगों को क्या करेगा? लोन के रूप में प्रोवाइड कर पाएगा। तो अगर जो हमारी जो आरबीआई है, अगर वो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देती है तो उस कंडीशन में बैंक के पास जो है वो ज़्यादातर जो पैसा है वो इंटरेस्ट के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंटरेस्ट के रूप में जब ज़्यादा पैसा जाएगा तो हमारा जो बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, उनके पास पैसा कम बचेगा लोन के रूप में देने के लिए। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकेंगे? मनी को कंट्रोल कर सकेंगे। और अगर यहीं पर ही जो बैंक रेट होती है वो कम होती है तो जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर वो लोन भी ज़्यादा दे सकेंगे। और ये हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जब हमें मनी को एक्सपेंड करना होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? बैंक रेट को कम कर देते हैं। इसके बाद आता है CRR। CRR को समझने से पहले हम समझते हैं रेपो रेट को। तो रेपो रेट को समझते हैं सबसे पहले। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक ऐसी रेट होती है जहां पर जो हमारे बैंक, फ्रेंड्स रेपो रेट का मतलब होता है एक ऐसी रेट जहां पर जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक को क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। और जो वो जिस रेट पे प्रोवाइड करते हैं उस रेट को ही रेपो रेट कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि बैंक रेट और रेपो रेट तो सेम ही हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो बेसिकली डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो रेपो रेट होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है और जो बैंक रेट होती है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। और फ्रेंड्स अगर हम दूसरे यहाँ पर बैंक रेट और रेपो रेट के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं तो जो बैंक रेट होता है उसके अंदर कोई भी कोलेट्रल नहीं रखी जाती, और जबकि जो रेपो रेट होता है उसके अंदर हम कोलेट्रल के तौर पे क्या करते हैं? सिक्योरिटी को रखते हैं। तो ये हमारा बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है।
अगर फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो रेपो रेट से बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर जो हमारी आरबीआई होती है वो जब सेंट्रल बैंक से क्या करती है, लोन के तौर पे अमाउंट लेती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देती है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स आता है CRR। CRR का मतलब जो होता है वो होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है कि एक ऐसा मिनिमम अमाउंट जो कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। किसके पास रखना होता है फ्रेंड्स? आरबीआई के पास। तो जो आरबीआई के पास वो रखती है उसे कहा जाता है CRR। अगर फ्रेंड्स जो हमारा आरबीआई है अगर वो ये चाहता है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करे और वो चाहता है कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चाहता है कि मनी को कंट्रोल करना, तो उस केस में आरबीआई के पास जो सिक्योरिटी रखी जाती है तो अगर वो बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास जो सिक्योरिटी है, जो लोन के रूप में कम अमाउंट बचता है और वो कम ही लोन दे पाते हैं। और अगर इन्हीं केस में हम ये कहते हैं कि वो आरबीआई के पास कम सिक्योरिटी रखते हैं तो यहाँ पर जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास अब क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट बचेगा लोन के लिए, तो वो ज़्यादा अमाउंट दे पाएंगे और जिससे हम क्या कर पाएंगे, मार्केट को एक्सपेंड कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स आता है SLR, जो कि खुद एक क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव टूल होता है, जिसका मतलब होता है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो। अब देखो फ्रेंड्स, SRR के अंदर तो हमने क्या किया था, हमने आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटी को रखा हुआ था और SLR के अंदर हम आरबीआई के पास नहीं रखते बल्कि अपने ही पास रखते हैं, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो मेंटेन करके रखता है एक मिनिमम रिजर्व ऑफ एसेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो मिनिमम रिजर्व ऑफ एसेट्स होता है जब हम इसे खुद के पास ही रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है SLR यानी कि स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब हम बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं सिक्योरिटी को ओपन मार्केट के अंदर तो वो हमारा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर। अगर मान लो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें क्या करना है, मान लो मनी को कंट्रोल करना है, मनी को कंट्रोल करना होता है तो जो आरबीआई होता है अगर वो मार्केट के अंदर से सिक्योरिटी को क्या कर लेता है तो वो मार्केट के अंदर उसे क्या कर देता है, सेल। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर सेल करेगा तो वहाँ से जो अमाउंट होगा वो किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास। तो यानी कि अब पैसा कम बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में जब मनी को कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई क्या कर देता है, सेल कर देता है सिक्योरिटी को। और वहीं पर ही जब उसे क्या करना होता है, एक्सपैंड करना होता है तो उस केस में क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। क्योंकि अगर वो परचेज करेगा तो आरबीआई को उसके बदले क्या देना पड़ेगा, अमाउंट, तो जिससे हम क्या कर पाएंगे, मार्केट को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ये हमारे कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, किस लिए, ताकि हम जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसे मेज़र करने के लिए ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेज़र टूल्स। फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव मेज़र टूल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। तो फ्रेंड्स मार्जिनल जो रिक्वायरमेंट्स होता है जिसका मतलब ये होता है कि अगर जो हमारा कमर्शियल बैंक है अगर वो किसी को लोन भी दे रहा है तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि कोई भी चीज़ जो उसने मॉर्टगेज के रूप में रखी हुई है उसकी वैल्यू कितनी है, उसके बाद ही वो क्या करेगा, उसे लोन देगा। अब मान लेते हैं कि एक कमर्शियल बैंक है, अगर वो 80,000 रुपीज़ का लोन दे रहा है तो उसके लिए जो उसके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए वो 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। अगर 1 लाख रुपीज़ की उसके पास सिक्योरिटी है, मॉर्टगेज पर कोई चीज़ रखी हुई है और उसके लिए वो 80,000 का लोन दे रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। यानी कि जो हमारा उन दोनों का गैप होगा, यानी कि 1 लाख माइनस में 80,000, इन दोनों का गैप कितना है फ्रेंड्स, 20,000। तो ये 20,000 है, ये हमारा क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये भी हमारे पास एक क्वालिटेटिव मेज़र होता है। ये भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का जो कि अफेक्ट करता है एक क्रेडिट के फ्लो को।
ये हमारे कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर होते हैं जो कि पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, हमारा क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर आता है। तो इसे भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। एंड लास्ट हमारे पास फ्रेंड्स आता है मोरल सुसेशंस। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो परसुएट करता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, कि उसे इन जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें होती है इसके लिए हम मीटिंग्स करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, डिस्कशंस होते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक सिनेरियो को। तो किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, कॉमर्शियल बैंक को परसुएट कर सके किसी टर्म्स को मानने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब, और उसके साथ साथ ऐसे कौन से टूल्स होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को, जो कि आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और हर 2 से 3 महीने के अंदर उसे रिव्यू करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।